ग्लोबल मैक्रो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम बॉन्ड मार्केट और इक्विटी वैल्यूएशन के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक डाइवर्जेंस देख रहे हैं जो सीधे तौर पर पैराडाइम शिफ्ट की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल। अपने दशकों के बाजार अनुभव में मैंने ऐसा कम ही देखा है। जब भी अलग अलग एसेट क्लासेस इस तरह बिल्कुल विपरीत दिशाओं में भागते हैं तो मतलब ये किसी बड़े सिस्टमिक रिस्क के फटने से ठीक पहले की शांति होती है। निवेशकों को आज ये समझना होगा कि हम किसी भी एंगल से एक सामान्य बाजार चक्र में नहीं हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। और अगर हम नैरेटिव को थोड़ी देर किनारे रख दें और सीधा हार्ड डेटा पर फोकस करें तो तस्वीर बहुत साफ और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी नजर आती है। चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो डेटा क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए, एक तरफ WTI क्रूड ऑयल $110 के उस प्रमुख रेजिस्टेंस को भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ चुका है जिसे पार करना नामुमकिन माना जा रहा था, और दूसरी तरफ शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे भारतीय समयानुसार भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे जो अमेरिकी जॉब डेटा रिलीज हुआ उसने हर किसी के प्राइसिंग मॉडल को तबाह कर दिया है। नॉन फार्म पेरोल्स यानी NFP में 92,000 की भारी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में इस वक्त जो वॉलेटिलिटी स्क्यू है वो हर स्थापित क्वांट मॉडल को चुनौती दे रहा है। और यही हमारी आज की इस चर्चा का कोर फोकस है। हम भू राजनीतिक, सिस्टेमिक रिस्क और स्टैगफ्लेशन के उस खतरनाक चौराहे पर खड़े हैं जहां से वैश्विक बाजारों की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। हम सबसे पहले उस मैक्रो हेडविंड की बात करते हैं जो इस तूफान का केंद्र है, मध्य पूर्व। वो अचानक हुआ क्रूड ऑयल का विस्फोट। बिल्कुल। राजनीतिक बयानों से इतर अगर हम आज के भू राजनीतिक यथार्थ को देखें तो ट्रंप प्रशासन का जो आक्रामक रुख सामने आया है वो अभूतपूर्व है। नौसेना के एस्कॉर्ट की आधिकारिक घोषणा और मतलब ईरानी नेतृत्व को पूरी तरह से हटाने की जो नीति है उसे सिर्फ बयानबाजी मानना बहुत बड़ी भूल होगी। मैं सहमत हूँ। पर उधर ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का बिना शर्त आत्मसमर्पण से बिल्कुल साफ इनकार। हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव आज की तारीख में ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए सबसे बड़ा सिस्टमिक रिस्क बन चुका है। देखिए, आपकी ये मैक्रो थ्योरी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक क्वांट हूँ, मैं नंबर्स देखती हूँ। और अगर हम सिर्फ सप्लाई और डिमांड के बुनियादी गणित पर आएं तो स्थिति और भी क्रिटिकल हो जाती है। इराक का उत्पादन रातों रात 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन से गिरकर सीधा 1.3 मिलियन पर आ गया है। एग्जैक्टली, सीधा 1.3 मिलियन बैरल। ये 3 मिलियन बैरल का सीधा और क्रूर कट है। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये वैश्विक दैनिक खपत का लगभग 3% हिस्सा है जो एक झटके में बाजार से गायब हो गया। कुवैत ने भी उत्पादन घटा दिया है। और ईरान के खार्क द्वीप का क्या? वो भी तो है। खार्क द्वीप जहां से उनका 90% तेल निर्यात होता है, वहां खतरे के कारण बाजार में पैनिक बाइंग आ गई है। इसी का नतीजा था कि सोमवार सुबह एशियाई बाजारों के खुलते ही WTI क्रूड ने 20% का गैप अप जंप लिया और सीधा $110 के पार खोला। लेकिन यहां मुझे एक बात खटक रही है। क्या ये 20% का जंप सिर्फ फंडामेंटल सप्लाई कट की वजह से है या नीति निर्माताओं का कोई कदम आग में घी डाल रहा है? क्योंकि अमेरिका का अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR का उपयोग न करने का फैसला वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिल्कुल। जब अमेरिका जैसे देश अपना SPR इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं तो ट्रेडर्स को सीधा सिग्नल जाता है कि कोई सेफ्टी नेट नहीं है। डेटा बता रहा है कि जो भी ट्रेडर्स तेल की कीमतों को शॉर्ट कर रहे थे वो पूरी तरह ट्रैप हो चुके हैं और उन्हें अपनी पोजीशंस कवर करने के लिए और ऊंचे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। जिससे कीमतें और तेजी से भाग रही हैं। जब नीति निर्माता इस झटके को बाजार को खुद एब्जॉर्ब करने दे रहे हैं तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ना तय है। और ये हमें उस दूसरे बड़े मैक्रो शॉक की तरफ ले जाता है जो शुक्रवार शाम 7 बजे आया। वो लेबर मार्केट का डेटा। फेडरल रिजर्व का जो लिक्विडिटी साइकिल है वो अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा है। शुक्रवार शाम को जो हार्ड डेटा सामने आया उसका चीरहरण करना बहुत जरूरी है। बाजार को उम्मीद थी कि नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन 92,000 नौकरियों का कम होना और बेरोजगारी दर का 4.4% तक जाना, ये एक बहुत ही स्पष्ट वॉल्यूम डाइवर्जेंस है। और ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले महीनों के डेटा में भी 69,000 की कटौती की गई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये डेटा वास्तव में कई अहम सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहीं पर आकर फिस्कल डोमिनेंस का सिद्धांत लागू हो जाता है। फिस्कल डोमिनेंस? मतलब वो स्थिति जहां सरकार की नीतियां इतनी हावी हो जाती हैं कि केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति स्वतंत्र रूप से नहीं चला पाता।
एक तरफ तेल की कीमतों में विस्फोट से मुद्रास्फीति सिर उठा रही है और दूसरी तरफ विकास दर गिर रही है। ये क्लासिक स्टैगफ्लेशन है। और क्लीवलैंड फेड की हैमेक का बयान देखिए। उनका स्पष्ट कहना है कि नीतियां लंबी अवधि तक अपरिवर्तित रहेंगी, लेकिन फेड जो कह रहा है और बाजार जो प्राइस इन कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाजार क्या प्राइस इन कर रहा है अभी? एल्गोरिदम्स और ट्रेडर्स जून में रेट कट की 50% संभावना की कीमत तय कर रहे हैं। यही तो फेड की सबसे बड़ी दुविधा है। ये उनके लिए सबसे बड़ा सपना है। अगर वे दरें घटाते हैं तो $110 का तेल उस लिक्विडिटी का फायदा उठाकर मुद्रास्फीति को और भड़का देगा। और अगर दरें ऊंची रखते हैं तो नौकरियां और तेजी से जाएंगी। बिल्कुल। और संस्थागत निवेशक इस चक्रव्यूह को देख रहे हैं। इसीलिए अगर आप सोने की कीमतों को देखें तो वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। गोल्ड का डेटा तो और भी दिलचस्प है। सोने ने $5170 प्रति आउंस के प्रमुख रेजिस्टेंस को भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। $5174 और 59 सेंट पर जाकर बंद हुआ। ये एक नया तकनीकी माइलस्टोन है। और चांदी? चांदी भी पीछे नहीं है, वो $84 के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाला डेटा पॉइंट कुछ और है। CME ने, दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, CME ने मार्जिन घटाने का फैसला किया है, जिससे इस अस्थिरता को और बल मिला है। देखिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं। आमतौर पर जब बाजार में इतनी अस्थिरता होती है तो एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देते हैं ताकि स्पेक्यूलेशन कम हो। उन्होंने मार्जिन घटा दिया, क्यों? यही तो कैच है। मार्जिन कम होने का सीधा मतलब है कि ट्रेडर्स को अब उसी पूंजी पर और ज्यादा लीवरेज मिल गया है। इससे प्राइस एक्शन शांत होने के बजाय और हिंसक हो गया है। ये साफ तौर पर संस्थागत घबराहट का सिग्नल है। और ये सिर्फ घबराहट नहीं है, ये गहरे सिस्टमिक रिस्क के खिलाफ दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की हेजिंग है। अगर हम केंद्रीय बैंकों की चालों का विश्लेषण करें तो दो बिल्कुल विपरीत कदम नजर आते हैं। पोलैंड और चीन। हाँ बिल्कुल। एक तरफ पोलैंड अपनी भारी भरकम रक्षा योजनाओं के वित्त पोषण के लिए अपना सोना बेचने पर विचार कर रहा है। युद्ध की दहलीज पर खड़े देश को नकद चाहिए। और दूसरी तरफ चीन का PBOC लगातार 16वें महीने सिर्फ सोना खरीद रहा है। डी-डॉलराइजेशन की सबसे बड़ी हेजिंग। एग्जैक्टली। और ये सिस्टमिक रिस्क सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है। टेक सेक्टर में अमेरिका द्वारा एनवीडिया और AMD जैसे AI चिप्स के वैश्विक निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना सामने आ रही है। ये मैक्रो हेडविंड्स को और तेज कर रही हैं। सिलिकॉन आज नया क्रूड ऑयल बन चुका है। दोनों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, चलिए इस पूरी तस्वीर को समेटते हैं। हमारे भारतीय और एशियाई निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है? सो व्हाट? सो व्हाट? अगर हम सीधा भारतीय समय और स्थानीय डेटा पर आए तो भारत के पास 2.5 मिलियन बैरल का रणनीतिक बफर है, जो लगभग 7-8 सप्ताह के लिए काफी है। ट्रंप के ट्रेजरी सचिव बेसेंटर ने भारत को जो छूट दी है रूसी तेल के लिए, वो भी तो एक बड़ी राहत है। अस्थायी छूट है वो, समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए। ये राहत जरूर है, लेकिन MSC जैसी बड़ी शिपिंग कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए आपातकालीन ईंधन सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। और ये लागत सीधे हमारी CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिखाई देगी। बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स और शिपिंग की लागत बढ़ना स्थानीय भारतीय मुद्रास्फीति के लिए एक लाल झंडी है। और ये महंगाई एशियाई मैक्रो नीतियों पर भारी दबाव डालेगी। 4 मार्च को दोपहर 12:30 बजे भारतीय समयानुसार शुरू हुई चीन की NPC बैठक पर नजर डालिए। उन्होंने 2026 के लिए 4.5 से 5% GDP ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, जो कि इस माहौल में हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए PBOC ने लिक्विडिटी साइकिल को बनाए रखने के लिए 8,000 अरब युआन का रिवर्स रेपो ऑपरेशन किया है। वे किसी भी कीमत पर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हैं। 8,000 अरब युआन, ये सिस्टम में बहुत बड़ी लिक्विडिटी डालना है। तो अब इन सब के बीच निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें, $110 का तेल, नौकरियां जाना, सोने का $5170 पार करना, तो रणनीति क्या उभर कर आती है? डेटा के आधार पर अगर ऊर्जा की कीमतें इसी स्तर पर रहीं, तो निवेशकों को लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। और स्थानीय भारतीय मुद्रास्फीति को देखते हुए हेजिंग उपकरणों पर फोकस करना जरूरी है। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स या कीमती धातुएं, वो अब सिर्फ विकल्प नहीं, पोर्टफोलियो की जरूरत बन गए हैं। मैं भी यही कहूंगा।
पूंजी का संरक्षण अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं निवेशकों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। आज हमने तेल, सोने और चिप्स की बात की। अगर तेल $110 के पार टिक जाता है तो क्या दुनिया भर के केंद्रीय बैंक मंदी से बचने के लिए अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों को हमेशा के लिए त्यागने पर मजबूर हो जाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ हफ्तों के डेटा में छिपा है। और हम उस डेटा पर नजर बनाए रखेंगे, हर एक बेसिस पॉइंट पर। स्टे अहेड ऑफ द कर्व। यह है ग्लोबल मैक्रो पल्स। डिस्क्लेमर, ये वित्तीय सलाह नहीं है।